हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा में भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया एज एन इवॉल्विंग नेशंस इन एजुकेशंस। यानी भारत शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है या कैसे विकास कर रहा है, यही हमारा टॉपिक है। अब शिक्षा किसे कहते हैं ये आपको कई बार बताया जा चुका है, फिर भी संक्षेप में मैं बता देता हूँ। शिक्षा मानव जीवन में सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास हो। सिर्फ सीखने की प्रक्रिया नहीं है, सीखने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का, उसके आचरण का, उसके ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास हो, तो वह क्या है? शिक्षा है। वह क्या है? शिक्षा है। और यानी शिक्षा के क्षेत्र में भारत किस प्रकार से बढ़ता हुआ या उभरता हुआ राष्ट्र है, इसको यही मुख्य टॉपिक है, इसी को हमको समझाना है। आप ये जान लीजिए कि आधुनिक विश्व में इस समय भारत जो है लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में तेज़ी से विकास कर रहा है और विकास करने वाले अग्रगणी देशों में पहला या दूसरा इसका स्थान हमेशा बना रह रहा है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से भारत किस प्रकार से विकास कर रहा है या इसे कैसे एक उभरता हुआ राष्ट्र कहा जाए, इसका क्या प्रमाण है या किस आधार पर इसको कहा जाता है या माना जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम साक्षरता की बात करें, साक्षरता क्या है? 7+ यानी 7 वर्ष से अधिक के जो भी जनसंख्या है वह अगर अपना नाम लिखना, अक्षरों को पहचानना, अक्षरों का उच्चारण करना और लिखना जानती है तो उसे भारत सरकार साक्षर मानती है। तो भारत जब आज़ाद हुआ था यानी 1948 में भारत की साक्षरता 18% थी और वही भारत की साक्षरता 2011 में बढ़ के 74.04% हो जाती है, जिसमें 82% के लगभग में पुरुष साक्षर हैं और 65% के लगभग में महिलाएं साक्षर हैं। और ये तो रहा साक्षरता के आधार पर प्रमाण। अगर वही दूसरा संविधान के तौर पर कहें तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, यानी 6 से 14 वर्ष के जो भी जनसंख्या होगी, जो भी बालक बालिका होंगे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत एक उभरता हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्र है। हम कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत व्यापक है। आपके बीएड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वही अगर दूसरी बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अत्यधिक विकास किया है। यही कारण है कि इसके माध्यम से विदेशी सेवा भी भारत सरकार खूब देता है, हर साल देता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इत्यादि कई क्षेत्रों में जो है भारत जो है विदेशी सेवा के माध्यम से अत्यधिक कमाता है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा का योगदान बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हैं हम लोग। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो भारत में जो है इसके लिए जो राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जब शिक्षा नीति 1986 वाले शिक्षा नीति के अंतर्गत ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का श्री गणेश इन्होंने कर दिया था। फिर भी अगर ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में देखा जाए तो 1907 से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति भारत में श्री गणेश हो चुका था, लेकिन गुलामी और शोषण की राजनीति ने भारत को आगे नहीं बढ़ने दिया। परंतु पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के अंतर्गत मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1916 या 1918 में जो बीएचयू का स्थापना वर्ष है उसी से ही शुरू कर दिया था। फिर भी परंतु विकास की अगर बात कहें तो भारत में
स्वतंत्रता के पश्चात 1986 की शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए। वहीं नवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया ताकि मनुष्यों के गुणात्मक पहलुओं का विकास करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश का भी विकास संभव हो सके। यह भी लक्ष्य नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया। और आगे चलें अगर हम, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के वर्तमान पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को स्वस्थ ढंग से विकास का प्रारूप और दिशा निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने 1920 में शिक्षा मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया, अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या बना दिया, शिक्षा मंत्रालय। और यह शिक्षा मंत्रालय उन पहलुओं पर अधिक विचार करती है जिससे हम भारत के लोगों का व्यावसायिक और प्रबंधकीय, तकनीकी इत्यादि क्षेत्रों में जो है उसका विकास होने के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। इन पहलुओं पर ज़्यादा वह ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्था करती है या निर्देश देती है। अगर वही हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान ITI इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो कुल भारत सरकार द्वारा 23 स्थापित किए गए हैं, परंतु प्राइवेट सेक्टर द्वारा और बहुत अत्यधिक स्थापित किए गए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है भारत सरकार के अंतर्गत अहमदाबाद, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और शिलांग इत्यादि स्थानों पर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों का संचालन और उसका नियंत्रण, शिक्षा की पूरी व्यवस्था भारत सरकार के अंतर्गत किया जाता है। परंतु प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसी साथ वो प्राइवेट संस्थान भी IIT क्षेत्र में या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अत्यधिक भी संस्थाएं आ चुकी। यहाँ मैंने सिर्फ सरकारी आंकड़ा आपको दिया है। वही अगर हम प्रबंधकी की बात करें, प्रबंधन क्या है ये जानना जरूरी है। प्रबंधन वह व्यवस्था है या वह प्रक्रिया है या वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ से लेकर अंत तक संचालित करते हुए उस कार्य या उस व्यवहार की पूर्णता को सुनिश्चित कर देती है। वो क्या कहलाता है, प्रबंधन। यानी प्रबंधकीय संस्थान की अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी संख्या भारत सरकार द्वारा यानी भारत सरकार 20 बनाई है, जिसमें इसे प्रबंधन के अंतर्गत होटल मैनेजमेंट, बैंक से संबंधित, व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और किसी प्रोग्राम या कार्यक्रम से संबंधित, फैक्ट्री, कल कारखाना, वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर, मुद्रा बाजार से संबंधित और वस्तु बाजार और वितरण इत्यादि से संबंधित अनेक कोर्स इसमें पढ़ाए जाते हैं प्रबंधकीय संस्थान के अंतर्गत, जिसमें केंद्रीय नियोजन के आधार पर सारी गतिविधियों को सुनिश्चित, व्यवस्थित, परिणाम के अनुकूल वाली बात सिखाई पढ़ाई जाती है। प्रबंधकीय संस्थान के माध्यम से भी हमारे देश के नागरिक बहुत ज़्यादा विदेशों में रोजगार पाते हैं और रोजगार के लिए जाते भी हैं। ये भी रहा, इससे भी सिद्ध होता है कि भारत सरकार आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को अनुकूल कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में व्यवस्थित कर रही है। इसका भी प्रमाण है कि जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा एक उभरती हुई परिस्थितियों से आगे बढ़ रही है। वही अगर हम चिकित्सकीय बात करें, चिकित्सकीय संस्थानों के बारे में हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है भारत आज भी बहुत ज़्यादा विदेशी सेवा भी पाता है और विदेशों से लाभ भी कमाता है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसको आप लोग एम्स कहते हैं, जो दिल्ली ही नहीं लगभग इस समय भारत में 18 से और अधिक जो है आयुर्वेदिक अखिल भारतीय एम्स की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें अब तो भारत के अंतर्गत भारत में दवाओं का भी निर्माण होता है, दवाएं भी बनती हैं, निर्यात भी किया जाता है। साथ ही टीकाकरण संबंधी भी काफ़ी दवाइयाँ भारत में बनने लगी हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, अभी भारत में हाल में ही बायोटेक और 2-3 संस्थाओं ने जो है कोविड से संबंधित टीकाकरण का भी निर्माण किया था। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, अगर आप सुन कर के आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में भारत के डॉक्टर बड़े सफल हैं। वहाँ जो है अमेरिका के डॉक्टरों की तुलना में भारत के डॉक्टरों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, जिसके कारण से वहाँ की जनता का विश्वास भी भारतीय डॉक्टरों पर अधिक है। यानी चिकित्सकीय क्षेत्र में विदेशों में भी भारत जो है अत्यधिक जो है
सफलता प्राप्त कर रहा है। यहाँ का शिक्षा, यहाँ का निर्देश, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का प्रयोग इनको जो है काफ़ी सफल एक चिकित्सक के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत ने अगर संस्थानों की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भारत जो है काफ़ी संस्थानों को भी स्थापित किया है, परंतु निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र वाले तो और अधिक इसमें संस्थानों का स्थापित करके अपने योग्य कुशल और चिकित्सक का निर्माण भी कर रहे हैं और साथ ही में जो है संस्थाओं का विकास भी कर रहे हैं। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो भी हमारा जो है भारत जो है एक उभरता हुआ राष्ट्र है शिक्षा के माध्यम से। वही अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, यानी भौगोलिक परिस्थितियों के भूगोल के अंतर्गत अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन और अंतरिक्ष से मिलने वाले फ़ायदा और अंतरिक्ष से जानने और उसको पहचानने संबंधी गतिविधियां, मौसम संबंधी गतिविधियां, परिवर्तन संबंधी गतिविधियां, ग्रहों उपग्रहों से संबंधित गतिविधियां, और ये कहें कि जो इस समय जो है जो नेट और है मार्स कम्युनिकेशंस है इत्यादि क्षेत्रों में जो है अंतरिक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इस अंतरिक्ष के माध्यम से ही हम लोग जो है अपना चलचित्र, मोबाइल और इत्यादि जो है टीवी, इंटरनेट इत्यादि सेवाएं हम लोग प्राप्त करते। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का इस समय योगदान विश्व स्तर पर प्रशंसनीय और काफ़ी प्रभावशाली देखने को मिल रहा है। यद्यपि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको कहते हैं इसरो, और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और यह जो है अपना जो है कोई भी क्रियाकलापों का जो लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा से करता है। अभी कुछ वर्ष पहले ही भारत जो है एक साथ 104 सैटेलाइट यानी 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया था, परंतु बाद में अमेरिका वालों ने 146 स्थापित कर दिया। फिर भी भारत का इसमें स्थान दूसरा है इतनी संख्या में जो है सैटेलाइट उपग्रह स्थापित करने में। भारत का जो प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट था, और अभी हाल में ही जो चंद्रयान गया था, चंद्रयान भी काफ़ी सफल रहा। ये अलग बात है कि जो है अंतिम क्षणों में असफलता लगी, परंतु जो हमारे उपकरण स्थापित किए गए कक्षा में उसके माध्यम से हमें आज भी काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध होती। तो अंतरिक्ष के क्षेत्रों में भी भारत का अपना योगदान बढ़ता जा रहा है विश्व के अन्य देशों की तरह से। उसी तरह से अगर देखें मंगलयान भारत का सबसे सफल रहा। मंगलयान भारत का प्रथम प्रयास में ही पूरी तरह से सफल रहा। उसके बाद जो है अन्य देशों के लोग मंगल ग्रह पे अपना उपग्रह ले गए या अपना जो है अंतरिक्ष यान भेजा। मंगलयान भी काफ़ी सफल रहा। यानी हम ये कहें कि विश्व की जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनको भी भारत अंतरिक्ष में टक्कर दे रहा है। अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धियां और अपना ज्ञान, अपना उपकरणों का इस प्रकार से प्रचार प्रसार और प्रयोग कर रहा है जो भारत के लिए बहुत सराहनीय है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक उभरता हुआ देश है। वही अगर हम शिक्षा संबंधित संस्थानों की बात करें तो भारत में विद्यालयों को विश्वविद्यालय का दर्जा देना, विद्यालयों को नियंत्रित करना, विद्यालयों को अनुदान देना इत्यादि संबंधी कई गतिविधियों का जो है संचालन जो है भारत सरकार के यूजीसी के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत जो है 1956 में जिसकी स्थापना हुई थी की जाती है, जिसकी स्थापना जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। इसके माध्यम से जो है भारत में अब कई विश्वविद्यालय भी बन चुके हैं और विश्वविद्यालयों से संबंधित मापदंड निर्धारित करके शिक्षण संस्थानों, विषय व्यवस्था इत्यादि का जो है देखरेख किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो अनेकों लाखों जो है महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी जो है, लाखों में तो नहीं, यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा तो नहीं विश्वविद्यालय हैं, तब भी फिर भी 30 या 24 से अधिक हो चुके हैं विश्वविद्यालयों की संख्या। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भी काफ़ी जो है भारत जो है विकास किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत एक उभरता हुआ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र है। इसके अलावा हम थोड़ा सा उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं जैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत एक उभरता हुआ से। अगर हम सामाजिक क्षेत्रों में देखें तो भारत सामाजिक क्षेत्रों में यानी संबंधात्मक गतिविधियों के अंतर्गत हम देखें तो समाज के क्षेत्रों में जो बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, जिसमें जो है जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों से संबंधित समस्याएं, सती प्रथा,
इत्यादि बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वो धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में हो रही हैं। लोगों के पास मनोवैज्ञानिक और आधुनिक सोचों का विकास हो रहा है। तो इससे भी हम कह सकते हैं सामाजिक तौर पर भी कि हमारा भारत जो है एक उभरता हुआ देश है या व्यवस्थित होता हुआ एक शिक्षा के क्षेत्र में देश बनता जा रहा है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीतिक जागरूकता भी स्त्री पुरुष दोनों में बढ़ रही है। लोकतंत्र संबंधी जागरूकता, लोकतंत्र संबंधी रोजगार, व्यापार इत्यादि संबंधी जानकारियाँ, मांग इत्यादि भी बढ़ती जा रही हैं। और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अब धीरे धीरे जनता के जागरूकता के कारण से नियंत्रण भी बढ़ता जा रहा है। और वही अगर हम महिलाओं की बात करें, फीमेल्स यानी औरतों की शिक्षा की बात करें तो अब औरतों में भी जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। इनका भी साक्षरता दर बढ़ता जा रहा है। साथ ही अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सतर्क भी होती जा रही हैं। अपने प्रति होते हुए दुर्व्यवहार को संविधान के तौर पर, न्यायालय के तौर पर, सामाजिक तौर पर नियंत्रण कराने में ये सफल भी हो रही हैं। इस प्रकार से ये अपने अधिकारों के अनुसार स्वस्थ रूप से निर्णय और न्याय दोनों प्राप्त करने में सफल हो रही हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है अब धीरे धीरे महिलाओं के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है। अगर वही कम्युनिकेशन की बात करें, दूरसंचार की बात करें, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो इत्यादि जो भी उपकरण आते हैं, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बात करें तो भारत जो है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी अत्यधिक विकास किया। जब मोबाइल आया था, मोबाइल के पहले पेजर आया था, तो पेजर के बाद जब मोबाइल आया, भारत में 2002 से लेकर के 2006 तक एक आ गई संचार क्रांति आ गई। क्योंकि विदेश को यह अनुमान नहीं था कि मोबाइल के क्षेत्र में भारत ये मोबाइल के माध्यम से इतना ज़्यादा जो है वो मास कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन भारत में जो है जैसे ही मोबाइल आया 2002 से 2006 तक एक प्रकार से संचार क्रांति आ गई मोबाइल के क्षेत्र में। इस प्रकार से विदेश में यह चर्चा का विषय भी बन गया कि भारत पिछड़ा हुआ देश कैसे है। भारत में जब इतनी मोबाइल इतने लोगों के हाथ में है और इतना जो है उससे काम होता है, तो फिर भारत को पिछड़ा कैसे कहा जाए। एक प्रकार से चर्चा का विषय भी बन गया। यानी ये कहें कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में भी भारत जो है काफ़ी विकास किया है और काफ़ी जानकारियाँ नेट के माध्यम से एकत्रित हैं, नेट के माध्यम से प्रयोग भी करता है। अब तो डिजिटल भी आ गया है, डिजिटल की स्थिति आ गई है, यानी नेट का काफ़ी अत्यधिक प्रयोग भी होने लगा है। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप ध्यान से देखें तो हम आराम से और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बीएड के सिलेबस के अंतर्गत कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या लिखना है, क्या बताना है, क्या प्रमाण देना है, जिसके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक उभरता हुआ राष्ट्र है। यदि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ पढ़िए, क्योंकि जो आपके दिमाग में लिखा है वही आपका है। जानिए, पहचानिए, समझिए, ढूंढिए, गुनिए और परीक्षा में लिख करके अच्छे नंबर पाइए। इसी अपेक्षा के साथ मैं आज का लेक्चर इसी जगह समाप्त करता हूँ। हरिओम।